Good morning students. Myself Dr. यशवंत कुमार from जिला स्कूल गया। आज हम लोग बायोलॉजी के एक चैप्टर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का सेकेंड लेक्चर पढ़ेंगे। इसमें हम लोग मुख्य रूप से 4 टॉपिक आज देखेंगे। प्लाज्मोलाइसिस, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन सॉइल, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड एसेंट ऑफ सैप। तो पिछले क्लास में हम लोग ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में पढ़ा था डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोसिस रिलेटेड प्रेशर। तो उसका उपयोग भी हम लोग इस चैप्टर में आगे टॉपिक में करेंगे। इसमें हम लोग सबसे पहले बढ़ेंगे आज प्लाज्मोलाइसिस की ओर। प्लाज्मोलाइसिस देखा जाए, प्लाज्मोलाइसिस है क्या? तो सबसे पहली चीज़ ये आती है, जैसा कि नाम से लग रहा है कि प्लाज्मोलाइसिस यानी कि लाइसिस, दैट मीन्स ब्रेकिंग, और सिंपली यू कैन से इट इज द रिजल्ट ऑफ एक्सऑस्मोसिस, result of exosmosis, during which protoplasm gets shrink, that is called plasmolysis। आप फिगर से देखें, टब ले लिया, इस टब में हम लोग कोई एक सेल रखते हैं। अब कंडीशन ये है कि ये जो सॉल्यूशन लिया और ये जो सॉल्यूशन लिया, यहाँ पे फिर हमारा प्रोसेस एक्सऑस्मोसिस का हो रहा है। तो एक्सऑस्मोसिस कहने का मतलब ये है कि सेल के अंदर जो हमारा सैप है या जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन कैसा है? ये सॉल्यूशन देखा जा रहा है कि इसमें वाटर का परसेंटेज ज़्यादा है, यानी कि यूँ कहें कि ये घोल कैसा है? पतला घोल है, और ये घोल कैसा है? गाढ़ा घोल है। तो हम लोग इसको कहेंगे कि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, और ये क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। या फिर ऐसे हम लोग कहें कि इधर सेल के अंदर वाटर का परसेंटेज ज़्यादा है और इधर वाटर का परसेंटेज क्या है? कम है। रिजल्ट क्या होगी? एक्सऑस्मोसिस होगा। एक्सऑस्मोसिस के कारण क्या होगी? सेल में श्रिंकिंग आएगी, और इसी को हम लोग कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस, जहाँ पे कि वाटर मूवमेंट जो हो रही है, कहाँ हो रही है? सेल से लेकर के बाहर की ओर जा रही है। तो एक्सऑस्मोसिस का रिजल्ट आया, और इसी को हम लोग कहते हैं सीधे शब्दों में प्लाज्मोलाइसिस। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है हमारा डीप्लाज्मोलाइसिस। डीप्लाज्मोलाइसिस जस्ट इसका रिवर्स है। इस रिवर्स में क्या होगा कि when plasmolized cell kept in clear water, then cell come in its original position। original position means फर्स्ट पोजीशन, जैसा पहले था। दैट इज डीप्लाज्मोलाइसिस। डीप्लाज्मोलाइसिस यहाँ पे प्रोसेस को उलट देंगे हम लोग। सेम चीज़ है, लेकिन प्रोसेस क्या हो गई? उल्टा हो गया। यहाँ पे फिर वही सेम टब लिया। अब क्या किए? टब लेने के बाद हम लोग ये प्रोसेस को चेंज कर दिया। अब देखिए इधर क्या डाल दिया? वाटर, क्लियर वाटर, और ये सेल सैप।
अब ये खोल जो है ये डाइल्यूट पोजीशन में है और ये कॉन्सेंट्रेटेड पोजीशन में है। प्रोसेस चेंज हुआ, वहाँ पे एक्सोस्मोसिस हो रही थी, यहाँ पे इंडोस्मोसिस होगा, यानी कि पानी जो है वो बाहर से सेल के अंदर आएगी। जैसे ही सेल के अंदर आया ये क्या होगी, फिर इसमें देखा गया कि स्वेलिंग पोजीशन आएगी, यानी कि सेल अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डीप्लाज्मोलाइसिस। तो ये दोनों प्रोसेस है, प्लाज्मोलाइसिस और डीप्लाज्मोलाइसिस। अब इसमें हम लोग को जानना है टाइप्स ऑफ प्लाज्मोलाइसिस। टाइप्स ऑफ प्लाज्मोलाइसिस, जिसके अलग अलग 4 टाइप्स हैं। इसके अलग अलग 4 टाइप्स हैं। इसमें सबसे पहले आता है इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस। इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस, इसमें क्या होता है कि ये मान लिया जाए कि सेल है और ये देखिए ये सेल वॉल, ये टब ले लिया, प्रोटोप्लाज्म, और इसके अंदर हम लोगों ने ये डाला है वैक्यूल। वैक्यूल जब प्लाज्मोलाइसिस का प्रोसेस होगा या यूँ कहें इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस होगी, प्लाज्मोलाइसिस में क्या हुआ, वाटर रिमूव होगा, वाटर रिमूव हुआ, बाहर निकला, यानी कि एक्सोस्मोसिस का प्रोसेस हुआ। इस केस में देखा गया कि सेल का ये जो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म श्रिंक कर गया, प्रोटोप्लाज्म श्रिंक कर गई, साथ ही साथ वैक्यूल भी श्रिंक कर गया, वैक्यूल श्रिंक कर गया। तो दोनों में श्रिंकिंग हो गई, लेकिन वैक्यूल यहाँ पे समाप्त नहीं हुआ, ये ध्यान रखना है। श्रिंकिंग हुई वैक्यूल की, लेकिन वैक्यूल यहाँ पे अभी मौजूद है, इसकी डेथ नहीं हुई है। वैक्यूल श्रिंक कर गया, ऐसे लिखे, बट नो डेथ, वैक्यूल समाप्त नहीं हुआ, इसकी मृत्यु नहीं हुई है। तो ये चीज़ें आती हैं इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस में। क्या हुआ, प्रोटोप्लाज्म भी श्रिंक किए, वैक्यूल भी यहाँ पे श्रिंक किया, लेकिन इसकी डेथ नहीं हो पाई है, ये अभी मौजूद है, इसका अस्तित्व बना हुआ है। इसलिए हम लोग इस तरह के प्लाज्मोलाइसिस को बोलते हैं इंसिपिएंट। इंसिपिएंट मीन्स होता है छुपा हुआ। दूसरी चीज़ें आती हैं इसमें प्रॉपर प्लाज्मोलाइसिस। प्रॉपर प्लाज्मोलाइसिस, इस प्रकार के प्लाज्मोलाइसिस में देखा गया है कि जैसे ही वाटर रिमूव होता है, ये प्रोटोप्लाज्म और ये वैक्यूल, जब वाटर रिमूव करते हैं हम लोग, यानी प्लाज्मोलाइसिस का प्रोसेस होता है। प्लाज्मोलाइसिस का जब प्रोसेस होता है तो इस केस में देखिए श्रिंकिंग होती है प्रोटोप्लाज्म की, और वैक्यूल अल्टीमेटली यहाँ पर देखा जाता है कि वैक्यूल की डेथ हो जाती है। ये प्रोटोप्लाज्म श्रिंक, वैक्यूल श्रिंक करता है और इसकी डेथ हो जाती है, डेथ ऑफ वैक्यूल। तो वैक्यूल का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं प्रॉपर प्लाज्मोलाइसिस। तीसरी जो टाइप आती है इसकी, थर्ड टाइप जो प्लाज्मोलाइसिस का आता है वो है टोनोप्लास्ट प्लाज्मोलाइसिस। टोनोप्लास्ट प्लाज्मोलाइसिस, अब ये देखना है कि टोनोप्लास्ट क्या है। तो टोनोप्लास्ट हम लोग वैक्यूल की जो वॉल है, बाउंड्री ऑफ वैक्यूल, इसी को कहते हैं टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट क्या है, तो वॉल ऑफ वैक्यूल्स। तो ये वैक्यूल की दीवार को ही हम लोग बोलते हैं टोनोप्लास्ट। इस केस में क्या होता है कि जैसे ही श्रिंकिंग होती है, वाटर रिमूव होता है, ये वैक्यूल है और ये प्रोटोप्लाज्म है, वाटर रिमूव होंगे, दैट इज प्रोसेस ऑफ प्लाज्मोलाइसिस।
वाटर रिमूव होने के बाद यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म में कोई चेंज नहीं आई, प्रोटोप्लाज्म में कोई चेंज नहीं आई, लेकिन देखा गया कि वैक्यूल जो है ये श्रिंक कर गया, वैक्यूल श्रिंक कर गया और नो चेंज इन प्रोटोप्लाज्म, नो चेंज इन प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म में कोई चेंजेस नहीं आई। तो इस तरह के हम लोग प्लाज्मोलाइसिस को बोलते हैं टोनोप्लास्ट प्लाज्मोलाइसिस। जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि ये वैक्यूल जो है टोनोप्लास्ट के लिए वर्ड यूज किया गया है, टोनोप्लास्ट बाउंड्री है, तो ये वैक्यूल में श्रिंकिंग आई है, इसको कहते हैं हम लोग टोनोप्लास्ट प्लाज्मोलाइसिस। और एक लास्ट है वो कहलाती है साइटोराइसिस, साइटोराइसिस, साइटोराइसिस। इसमें क्या होता है कि स्थिति कुछ अलग ही देखी गई, यानी कि प्रोटोप्लाज्म वैक्यूल, जब यहाँ पे प्लाज्मोलाइसिस होती है जिसको हम लोग साइटोराइसिस बोल रहे हैं, वाटर रिमूव करेंगे तो देखा जाता है कि अल्टीमेटली प्लाज्मोलाइसिस यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये भी सिकुड़ गया, सेल भी वैक्यूल्स भी सिकुड़ जाते हैं और फाइनली क्या होता है यहाँ पे सेल डेथ कर जाती है, सेल का डेथ हो जाता है। तो इसलिए हम लोग इसको टर्म दिया है साइटोराइसिस। राइसिस मीन्स ये होता है ब्रेकडाउन, टूट जाना, पूरी तरह से सेल जो है वो डिस्ट्रॉय कर जाती है। तो ये प्रोसेस आती है प्लाज्मोलाइसिस की, जिसमें 4 अलग अलग टाइप देखा आपने, इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस, प्रॉपर प्लाज्मोलाइसिस, फिर टोनोप्लास्ट प्लाज्मोलाइसिस और साइटोराइसिस। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन सॉइल। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन सॉइल, जिसकी ज़रूरत हम लोगों को यहाँ पे पड़ेगी। हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इस वाटर का पौधे के द्वारा एब्जॉर्प्शन होता है। इस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर में हम लोग मान करके चलें कि अगर ये सॉइल सरफेस है, ये सॉइल सरफेस को हम लोग दिखाते हैं, तो ये रेन वाटर, अगर हम लोग इसको रेन वाटर कहें तो वाटर सबसे पहले सॉइल पे आया, यहाँ पे ये वाटर जो वाटर फ्लो हो रही है इसको हम लोग बोलते हैं रन अवे वाटर, रन अवे वाटर। इसके बाद वाटर जो हमारा नीचे आ रहा है इसको हम लोग बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। देन यहाँ पे एयर स्पेस होते हैं जो कि ऑलरेडी सॉइल में मौजूद होते हैं, एयर स्पेस होते हैं। फिर इसके नीचे कैपिलरी वाटर, कैपिलरी वाटर। देन आफ्टर कैपिलरी वाटर हियर presence of combined water, gravitational water, और सबसे नीचे ये आता है आपका वाटर टेबल, वाटर टेबल जो कि ग्रेविटेशनल वाटर का पार्ट है। तो ये चीज़ें कंडीशंस आती हैं वाटर की, हम लोग इसको फिगर में भी देखें। ये पोस्कोपिक वाटर है, ये हमारा कैपिलरी वाटर है, यही वाटर मुख्य रूप से यूज होता है ऑब्जर्वेशन के दौरान। और ये ग्रेविटेशनल वाटर जो कि कैपिलरी वाटर के भी नीचे देखा जा रहा है फिगर में कि ये ड्रेन्स आउट है रूट जोन से, ये फील्ड कैपेसिटी में ये ऑलरेडी मौजूद होता है, हम लोग इसको वाटर टेबल के नाम से भी जानते हैं। इसका निचला पार्ट लोअर पार्ट जो है वाटर टेबल आती है। तो ये अवेलेबिलिटी दिखाती है वाटर की जो कि ऑलरेडी मौजूद होता है, और यही वाटर
यूज किए जाते हैं हम लोग को यहाँ पे एब्जॉर्प्शन के दौरान। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो वाटर की पोजीशन है, ये वाटर की पोजीशन किस तरह से दिखाई गई और कौन से वाटर का यूज पौधे करते हैं मुख्य रूप से। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि जो टोटल अवेलेबल वाटर है, टोटल जो वाटर अवेलेबल है उसके लिए हम लोग एक टर्म लिखते हैं होलार्ड। होलार्ड ना, टोटल वाटर प्रेजेंट इन सॉइल। होल वाटर जो मौजूद है सॉइल पे, इसको हम लोगों ने टर्म दिया होलार्ड। अब इस होलार्ड को दो भागों में बांट देते हैं। एक कहलाता है क्रेसार्ड, क्रेसार्ड, और दूसरा कहलाता है इकार्ड। क्रेसार्ड और इकार्ड। क्रेसार्ड देखिए क्या होता है। क्रेसार्ड को हम लोग दूसरे शब्दों में बोलते हैं अवेलेबल वाटर। अवेलेबल वाटर, अवेलेबल मीन्स व्हाट? अवेलेबल टर्म कहने का मतलब यहाँ पे होता है कि दीज आर अवेलेबल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट, इसलिए हम लोग ग्रोथ वाटर के नाम से भी जानते हैं कि ये जो वाटर है ये प्लांट ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस क्रेसार्ड वाटर में देखा गया कि कौन से वाटर यूज होते हैं, अवेलेबल होते हैं प्लांट ग्रोथ के लिए। तो तकरीबन देखा गया इसमें कैपिलरी वाटर, कैपिलरी वाटर ये भी पूरा उपयोग में नहीं आता है, करीब करीब इसका 75% जो कैपिलरी वाटर का है इसी को प्लांट जो है वो एब्जॉर्ब कर पाता है। कैपिलरी वाटर का 75% पोर्शन जो है ये एब्जॉर्ब कर पाता है प्लांट। बाकी ये जो रह गया इकार्ड, इसको हम लोग कहते हैं नॉन अवेलेबल, नॉन अवेलेबल वाटर, या इसको आप लोगों ने यहाँ पे हम लोगों ने कहा था ग्रोथ वाटर। ये क्या है? नॉट टेक्स पार्ट इन ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ प्लांट, ग्रोथ ऑफ प्लांट। इसमें कौन से वाटर आ जाते हैं? तो इसका रेस्ट जो बचा वो देखिए, इसका रेस्ट बच गया क्या? 25% जो बचा हुआ है कैपिलरी वाटर, वो 25% कैपिलरी वाटर जो बच गया ये आ गया यहाँ पे। इसके बाद इसमें आ गया हाइग्रोस्कोपिक वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर ये आ गए, प्लस इसमें कुछ कंबाइंड वाटर आता है। देखिए एक टर्म नया आ रहा है कंबाइंड वाटर। क्या है कंबाइंड वाटर? किसको हम लोग बोले? कंबाइंड वाटर ऐसे है जो कि देखा जाता है कि ये मुख्य रूप से हाइड्रेटेड फॉर्म में होते हैं। कंबाइंड वाटर में है जैसे कि आयरन है या सिलिकॉन है, आयरन है, या फिर देखा गया है कि एल्युमिनियम है। तो एल्युमिनियम, सिलिकॉन, आयरन इन सबों का हाइड्रेट बनता है और इनके हाइड्रेट जो केमिकली कंपाउंड के रूप में मौजूद होते हैं, इसलिए हम लोग इसको कंबाइंड वाटर के नाम से जानते हैं। तो ये वाटर भी जो है वो देखा गया है कि नॉन अवेलेबल वाटर है, यानी कि प्लांट के ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल नहीं हो पाता है। और कुछ इसमें वाटर का फॉर्म आ रहा है, जैसे देखा गया है कि वाटर वेपर है, वाटर वेपर्स है। तो ये सब भी जो है वो यहाँ पे अनअवेलेबल के नाम से जाना जा रहा है, या हम लोग इसको इकार्ड बोलते हैं। तो ये वाटर का पोर्शन है, जो पार्ट है, जो कि देखा गया कि पौधे के लिए यूजफुल है, और यही अवेलेबिलिटी है। मुख्य रूप से हम लोग कहें कि हमारा कैपिलरी वाटर, इसका भी 75% ही यूज में आता है। तो ये चीज़ें आ जाती हैं अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर में। अब हम लोग देखते हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में। इस चैप्टर में हमारा टॉपिक आ रहा है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। देखिए जैसा कि नाम से लग रहा है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर,
यानी कि ऑलरेडी इसमें सक्शन प्रेशर काम करेगा, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट काम करेगा, जिसमें प्लांट सेल में मुख्य रूप से जो रूट हेयर सेल्स हैं वो हमारे क्या करेंगे कि सराउंडिंग जो सॉइल पार्टिकल्स हैं या उसमें मौजूद जो वाटर हैं उसको एब्जॉर्ब करेंगे। तो ये चीज़ें एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में आता है। हम लोग ऐसे देखें, मान लीजिए ये हम लोग एक प्लांट ले लिया, ये प्लांट है, इसमें ये पोर्शन क्या है, रूट, और ये जनरली हम लोग सॉइल के लोअर पोर्शन जो आती है सॉइल के नीचे का पार्ट होता है, रूट कहलाती है, और ये ऊपर का पार्ट जो होता है सॉइल के ऊपर का पार्ट, इसको हम लोग दूसरे शब्दों में कहते हैं सूट, रूट एंड सूट, जड़ और धड़। अब देखिए कि रूट के द्वारा जो एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, इसको कहा जाता है एक्टिव एब्जॉर्प्शन, एक्टिव एब्जॉर्प्शन। और सूट के द्वारा जो एब्जॉर्प्शन होगा वाटर का, ये कहलाती है पैसिव एब्जॉर्प्शन। तो दो प्रकार के एब्जॉर्प्शन होते हैं, एक एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है और दूसरी होती है पैसिव एब्जॉर्प्शन। एक्टिव एब्जॉर्प्शन और पैसिव एब्जॉर्प्शन हम लोग फिगर में भी देखेंगे। ये देखिए एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यहाँ दिखाया गया कि वाटर जो रूट के थ्रू हो रही है दैट इज द एक्टिव एब्जॉर्प्शन, और ये जो है वो सूट के थ्रू होगा, ये पैसिव एब्जॉर्प्शन कहलाएंगे। इसमें क्या है, अपटेक ऑफ वाटर बाय प्लांट। ये चीज़ें जो है प्लांट के द्वारा वाटर को क्या किया गया है, अपटेक किया जा रहा है, लिया जा रहा है, दैट इज एब्जॉर्प्शन, है ना। इसमें मुख्य रूप से हम लोग यही देखेंगे कि सॉल्यूशन या जूस फॉर्म में वाटर है, हालांकि वाटर अकेला नहीं है, इसके साथ डिजॉल्व मिनरल्स भी होते हैं। तीन सबों का एब्जॉर्प्शन किया जाता है और एब्जॉर्प्शन के बाद यही वाटर जो है फिर रेंज करता है, यानी कि रूट से सूट में जाता है। उसको हम लोग अगले टॉपिक में देखेंगे, वो होता है एसेंट ऑफ सैप। तो फिलहाल देखें एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की ओर। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, इसमें मुख्य रूप से हमारा पूरे प्लांट का पार्ट इन्वॉल्व है, रूट भी इन्वॉल्व है और सूट भी इन्वॉल्व है। तो रूट के द्वारा जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है एक्टिव एब्जॉर्प्शन कहलाती है, सूट के द्वारा जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है पैसिव एब्जॉर्प्शन कहलाती है। मैंने पहले क्लास में ही बताया था कि जो एक्टिव एब्जॉर्प्शन होते हैं उसमें एनर्जी की आवश्यकता होती है, पैसिव एब्जॉर्प्शन में एनर्जी की कोई आवश्यकता नहीं। जहाँ भी प्रोसेस एक्टिव हो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, प्रोसेस अगर पैसिव होता है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। देखें अब एक्टिव एब्जॉर्प्शन। एक्टिव एब्जॉर्प्शन, सिंपल सी बात है। एडवोकेट टू दिस थ्योरी, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस थ्रू रूट और रूट हेयर सेल्स। दैट मीन्स एब्जॉर्प्शन किसके द्वारा होगा, तो रूट के द्वारा होगा। रूट में इन्वॉल्व कौन है, रूट हेयर। रूट हेयर के द्वारा या रूट सेल के द्वारा जो एब्जॉर्प्शन हो रही है इसको हम लोग कह रहे हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन। इस एक्टिव एब्जॉर्प्शन में दो अलग अलग थ्योरी दी गई है। एक्टिव एब्जॉर्प्शन के लिए दो अलग अलग थ्योरी आई है। पहली थ्योरी जो इसमें एक्टिव एब्जॉर्प्शन को सपोर्ट करता है वो है ऑस्मोटिक थ्योरी, और दूसरी है इसमें नॉन ऑस्मोटिक थ्योरी। ऑस्मोटिक थ्योरी और नॉन ऑस्मोटिक थ्योरी। देखिए जैसा कि नाम से लग रहा है ऑस्मोटिक थ्योरी, यानी कि इसमें ऑस्मोसिस का रोल प्ले होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर भी रोल प्ले करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि कैसे ऑस्मोटिक थ्योरी यहाँ पे वर्क करता है। मान लिया जाए कि रूट का हम लोग कोई पोर्शन को कट करते हैं, ये पोर्शन रूट का है, हम लोग इसको काटते हैं, ये पोर्शन को काट दें। काटने के बाद ये पोर्शन जो आ रही है ये रूट हेयर आ रही हैं। रूट हेयर ऑलरेडी सॉइल में देखा गया कि
इस तरह से धंसा रहता है सॉइल में। ये इस पोर्शन को हम लोग देखें, देखिए ये डिफरेंट है। ये हमारा रूट है, इसके अंदर सैप है, सेल सैप होगा मौजूद, सॉल्यूशन है, और ये सॉइल वाटर है। अब यहाँ देखना है कि सेल सैप है हमारे पास और सॉइल वाटर है हमारे पास। इसमें कौन गाढ़ा घोल है और कौन पतला घोल है। ऑब्वियसली जो वाटर है वो पतले घोल के रूप में मौजूद होंगे, कंसंट्रेशन इसका हाई होगा। सेल सैप है, गाढ़ा घोल होगा, इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, ये देखा गया कि ये गाढ़ा है, ऑलरेडी कंसंट्रेशन इसका कम है। रिजल्ट क्या होगा, प्रोसेस होगी ऑस्मोसिस, पतले घोल जो है वो गाढ़े घोल की ओर आएंगे, और जो सॉइल के अंदर मौजूद वाटर है वो ऑटोमेटिकली ऑस्मोसिस के द्वारा कहाँ चले आएंगे, ये रूट हेयर के सेल में आ जाएंगे। रूट हेयर सेल्स में आने के बाद देखा गया कि यहाँ पे रूट हेयर सेल में जैसे ही आता है तो सबसे बाहरी लेयर जो कि एपिडर्मिस है, इस एपिडर्मिस के थ्रू आगे बढ़ेंगे, कॉर्टेक्स में आएंगे, कॉर्टेक्स के बाद ये इंडोडर्मिस में आएंगे। इंडोडर्मिस में एक पासेज सेल बनती है, यहाँ पर एक कैस्पेरियन बैंड भी होता है। इस कैस्पेरियन बैंड के पास होते हुए ये फिर आगे पेरिसाइकिल में आएंगी, और पेरिसाइकिल में जैसे ही आएगी फिर यहाँ पर देखा जाएगा कि इसके अंदर भास्कुलर बंडल यानी कि जाइलम और फ्लोएम के सेल मौजूद होते हैं, जो कि ऑलरेडी देखा जाता है इसमें जाइलम जो है वो वाटर कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एब्जॉर्प्शन का हमारा प्रोसेस कहाँ से आया, सॉइल वाटर, ये एब्जॉर्ब किया गया ऑस्मोसिस के थ्रू, रूट हेयर सेल में आया, रूट हेयर से होते हुए ये कहाँ आया, एपिडर्मिस में आई, कॉर्टेक्स में आया, इंडोडर्मिस में आया, पेरिसाइकिल, तब आकर के जाइलम यानी भास्कुलर बंडल में आ गया। इसका फिगर से भी हम लोग देखें, देखा जाए ये पोर्शन दिखाया गया है जो कि ऑलरेडी रूट हेयर है, और इस रूट हेयर से होते हुए हमारा ये पार कर रहा है एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स का सेल है, इंडोडर्मिस का सेल है, ये पेरिसाइकिल का होते हुए भास्कुलर बंडल में आ गया। यहाँ पे ये प्रोसेस जो है अलग अलग रूट में, अलग अलग पाथ में दिखाया गया है कि किस तरह से ये वाटर का एब्जॉर्प्शन होने के बाद ये रूट हेयर से भास्कुलर बंडल में मूव करता है। तो ये जो फ्लो है हमारा वाटर का, ये देखा जा रहा है कि एक सेल से दूसरे सेल में आ रहा है, या फिर देखा गया है कि इसके लिए एक फोर्स जो है वो भी रिक्वायरमेंट होती हैं। हम लोग इसमें देख रहे हैं ये प्रोसेस, यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरह से वाटर यूनिपोर्ट, सिनपोर्ट और एंटीपोर्ट के रूप में आती है। अगर वाटर अकेला पास कर रहा है या सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल से जो है, यहाँ पे दिखाया गया है कि सॉल्यूट जो है वो सिर्फ एक ही है और वो अकेला पास कर रहा है, तो हम लोग इसको बोलते हैं यूनिपोर्ट। दूसरी तरफ सिनपोर्ट में है कि सॉल्यूट भी पार्ट कर रहे हैं, इसके साथ कुछ को ट्रांसपोर्टेड मटेरियल है, सॉल्यूट के साथ कुछ और ट्रांसपोर्ट मटेरियल है, ये भी पास कर जाता है, तो इसको हम लोग सिनपोर्ट के नाम से जानते हैं। लेकिन दूसरे में एंटीपोर्ट है, जिसमें देखा गया कि सॉल्यूट का पार्टिकल इस डायरेक्शन से पास कर रहा है, ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर पास करता है को ट्रांसपोर्ट मटेरियल, तो इसको हम लोग एंटी ट्रांसपोर्ट के नाम से जानते हैं। तो ये तीन प्रकार के अलग अलग आ रहे हैं, यूनिपोर्ट, सिमपोर्ट और एंटीपोर्ट। अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन का पार्टीशन यहाँ पे दिखाया गया है। इसमें एक चीज़ हम लोगों को यहाँ पे मेन रूप से देखना है कि किस तरह से सेल, अभी बताया यानी कि ये जो है पास करती है एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स से इंडोडर्मिस में, और इंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकिल में चली जाती है। इसमें कभी कभी क्वेश्चन एकदम पूछता है डायरेक्ट वे में कि हमारा ये देखा गया है कैस्पेरियन स्ट्राइप कहाँ पाई जाती है। तो कैस्पेरियन स्ट्राइप जैसा कि आपको फिगर से दिखाया गया है, साफ दिख रहा है कि ये हमारा इंडोडर्मिस का पार्ट है, इसी इंडोडर्मिस के पार्ट में कैस्पेरियन स्ट्राइप है। ये कैस्पेरियन, एक साइंटिस्ट थे कैस्पेरी, अपने नाम पर इन्होंने इस स्ट्राइप का नाम दिया था। ये दिखाता है कि इस पोर्शन, इसके अंदर का पोर्शन, इंडोडर्मिस के अंदर का पोर्शन जो है ये ऑलरेडी जो है हाइड्रेटेड पोर्शन है, यानी कि इसमें वाटर पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, और बाहर के पोर्शन में वाटर पार्टिकल बाहर से आता है, यानी किधर से आता है, तो रूट हेयर से आता है। रूट हेयर से इंडोडर्मिस, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और इंडोडर्मिस में आती है।
यहाँ पे एक और चीज़ें देखने को हम लोग को मिल रही है कि ये एक सेल है, ये एक दूसरे सेल है, तो एक सेल से दूसरे सेल में यानी कि क्या जा रहा है, इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। तो इस तरह के इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्टेशन को हम लोग सीधे शब्दों में यहाँ पे दिया है कि इस तरह के ट्रांसपोर्टेशन को एपोप्लास्टिक के नाम से जानते हैं। जबकि ये देखा जा रहा है ये पोर्शन जो है ये बाहर से ट्रांसपोर्ट हो रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू या प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होती है, तो उस तरह के ट्रांसपोर्टेशन को हम लोग सिम्प्लास्ट कहते हैं। एक टर्म और आ रही है प्लाज्मोडेस्माटा किसको कहते हैं। तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है कि जब दो सेल जो है, जैसे मान लिया जाए कि ये एक सेल है, ये दो सेल आपस में मिलेंगे तो ये सेल के जो बीच के लेयर होते हैं, बीच का जो लेयर होता है यानी कि आउटर वॉल, मिडिल लैमेला और इनर वॉल, तो मिडिल लैमेला आपस में मिलते हैं। मिडिल लैमेला आपस में मिलने के बाद ये जो लेयर बनाती है यही कहलाता है प्लाज्मोडेस्माटा। दो सेल के मिडिल लैमेला आपस में मिल करके प्लाज्मोडेस्माटा का फॉर्म करते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। तो ये ऑलरेडी प्लाज्मोडेस्माटा से जब वाटर का ट्रांसपोर्टेशन देखा गया तो उसको हम लोग बोलते हैं सीधे शब्दों में सिम्प्लास्ट। तो ये प्रोसेस आती है हमारे यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में ऑस्मोटिक थ्योरी का, जिसमें ऑस्मोसिस के कारण, यहाँ ऑस्मोसिस इसलिए टर्म दिया गया कि यहाँ पे देखिए कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है, इसका कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है। और देखा गया ऑस्मोसिस में, पहले भी पढ़ाया था अगले क्लास में मैंने, कि ट्रांसपोर्टेशन या ऑस्मोसिस का प्रोसेस में हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन वाटर का मूवमेंट होता है। तो कंसंट्रेशन डिफरेंट होने की वजह से यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हुआ और यही वाटर ऑस्मोटिक थ्योरी में एब्जॉर्ब किया जाता है, जिसको हम लोग एक्टिव एब्जॉर्प्शन के नाम से जानते हैं। अब इसमें देखिए कुछ सपोर्ट में भी पॉइंट आए हैं, कुछ निगेटिव पॉइंट भी हैं। फेवर में जो पॉइंट आया है, फेवर में पॉइंट साफ दिया गया है कि जब ऑस्मोटिक डिफरेंट होती है, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होता है, प्रेशर डिफरेंट